सम्मान कहाँ था जब 700 से 800 किसान शहीद हो गए? आप बताओ, क्या उसमें जाट नहीं थे? उस समय जाट के सम्मान की बात कहाँ गई जब साक्षी मलिक जैसी कितनी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने उनके माथे पे अपने पैर रख दिए, और वो भी लेडीज पुलिस नहीं थी। जिन बहन बेटियों को कुचल दिया, आप उनके जाटों के सम्मान की बात कर रहे हो? जाट आंदोलन हुआ, उसको दबाने का काम किया इन लोगों ने, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे जाटों के सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वे संगी लोग हैं, और कुछ संगी जाट भी हो सकते हैं, कुछ संगी मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ संगी हिंदू भी हो सकते हैं, सरदार भी सब हो सकते हैं। पर आज की डेट में जाटों के सम्मान से इसको मत जोड़ा जाए। अगर धनखड़ साहब को ये लगता है जाटों के सम्मान की बात है, तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के किसी जात की बात कैसे कर सकते हैं? धनखड़ साहब, आपसे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आदमी संवैधानिक पद पे बैठा होता है वो किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता। और आज अपने आप को आप जाट बता करके पूरे जाट समाज की बेइज्जती मत करो। आप एक संवैधानिक पद पे गारंटी है कि ये मोदी जी को ईवीएम की कोई गारंटी मिली हुई है क्या है? क्योंकि अटेर के अंदर जब उपचुनाव हो रहा था 2017 में, तब चुनाव आयोग के द्वारा ये बताया गया कि उसे कैसे उपयोग करना है वीवीपैट के साथ। उसी उपयोग के अंदर वहां पर ही गड़बड़ी पाई गई थी मशीनों के अंदर। ये सार्वजनिक तौर पर सामने आया कि बटन कुछ भी दबाइए, पर्ची में एक ही को वोट मिल रहा है। तो उस गड़बड़ी पर एक्शन भी लिया गया था उस समय पर 2017 में। आप निकाल कर देखिए अटेर के उपचुनाव के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। तो ये गड़बड़ी कैसे? और फिर सॉफ्टवेयर है, चिप है, तो इसका मतलब तो टेम्पर्ड प्रूफ तो नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो इसमें हो ही सकती है। तो अगर कोई गड़बड़ी की आशंका लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए कोई कर रहा है, तो उस आशंका का समाधान कर लीजिए ना, बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए। और हम तो ये इंडिया गठबंधन ने भी ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो हमारे मुद्दे कितने लोग हैं आपके पास देश भर में? देश भर में पूरा देश हमारा है जी। आप कह रहे हो कितने लोग हैं? एक छोटी सी बात, भक्तों को छोड़ करके पूरा देश हमारा है जी। आज संघियों को छोड़ करके पूरा देश हमारा है जी। आप ये कैसे कह सकते हो? जब हम जनता के हित की बात करेंगे, जब हम लोगों के हित की बात करेंगे, तो कौन हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? जब आपको ये पता है कि आप हमारे साथ खड़े होगे और आपके साथ बच्चों के लिए नौकरियां लगेंगी, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तो आप क्यों नहीं हमारा साथ दोगे? बताओ आप। ये साथ हमने लोगों से मांगना है और लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये मत सोचो कितने लोग हैं। कोई अकेला नहीं, गांधी अकेले चले थे। आप, मैं बता रहा हूँ, विचारों से क्रांति आती है जी। जमीन पे उतरने की बात, महात्मा गांधी के टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना टीवी था। उन्होंने अपनी आवाज़ को कहाँ नहीं पहुँचा दिया। जब आप अपने मन में ठान लो कि मुझे जनता को अपने मुद्दे पहुँचाने हैं, जनता के हितों तक जाना है, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके छोड़ते हो। और हमने प्रण कर लिया है कि हम लोगों की आत्मा में बसेंगे और अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए लोगों की आवाज़ बनेंगे, उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। जब बिक्री वाले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, उसमें जाटों का अपमान कहा जा रहा है, जो उसको आप किस नज़र में देखिए? सबसे बड़ी बात है, धनखड़ साहब को तो यही नहीं पता अपमान और बेइज्जती का मतलब क्या होता है। धनखड़ साहब का इस्तेमाल हो गया, उनका कैश कर लिया गया, उनको आज तक पता नहीं लगा। आप इस बात को देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मटकी में घुमा दिया गली गली। आप समझ रहे हो बात? वो क्यों घुमा दिया? अपने मुद्दे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और आज वही जाटों के सम्मान से जोड़ दिया। अरे उस समय जाटों का सम्मान कहाँ था जब 700 से 800 किसान शहीद हो गए? आप बताओ, क्या उसमें जाट नहीं थे? उस समय जाट के सम्मान की बात कहाँ गई जब साक्षी मलिक जैसी कितनी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने उनके माथे पे अपने पैर रख दिए, और वो भी लेडीज पुलिस नहीं थी। जिन बहन बेटियों को कुचल दिया, आप उनके जाटों के सम्मान की बात कर रहे हो? जाट आंदोलन हुआ, उसको दबाने का काम किया इन लोगों ने, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे जाटों के सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वे संगी लोग हैं, और कुछ संगी जाट भी हो सकते हैं, कुछ संगी मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ संगी हिंदू भी हो सकते हैं, सरदार भी सब हो सकते हैं। पर आज की डेट में जाटों के सम्मान से इसको मत जोड़ा जाए। अगर धनखड़ साहब को ये लगता है जाटों के सम्मान की बात है, तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के किसी जात की बात कैसे कर सकते हैं? धनखड़ साहब, आपसे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आदमी संवैधानिक पद पे बैठा होता है वो किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता। और आज अपने आप को आप जाट बता करके पूरे जाट समाज की बेइज्जती मत करो। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, तो यही हमारे देश की आवाज़ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और धनखड़ साहब जैसे मुद्दे कई उठते हैं और कई जाते हैं, उनको तो राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया, उनको मुद्दा बना दिया गया। और जो मोदी जी कहते हैं कि 20 साल से हम तो बेइज्जती झेल रहे हैं, तो मोदी जी उस बेइज्जती को गहना बना लेते हैं। धनखड़ साहब के मुद्दे को भी उन्होंने गहना बना लिया। देखिए, मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, और उस नाते भी यहाँ पर मैं उपस्थिति मैंने दर्ज कराई है। कारण देखिए, प्रस्ताव तो पारित हम लोगों ने ईवीएम के खिलाफ एक मुहिम इसलिए छेड़ी क्योंकि जिस तरीके का माहौल चुनावों में दिखा जनता के बीच में, परिणाम उसके उलट हुए। कई जगहों पर हमने देखा कि व्यक्ति जो प्रत्याशी है उनके पक्ष
में जनता है, जनमत है, जो जनता चाहती है कि नहीं जिताकर हम अपना विधायक बनाएं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके उलट कई हजार वोटों से वो वही प्रत्याशी हार जाते हैं जिनके पक्ष में पूरा चुनाव दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश के अंदर जहां एक तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं उनके ऊपर, उसके बाद पॉक्सो लग जाती है, पॉक्सो के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जाती, पूरा समाज उबलता है, आंदोलन किए जाते हैं, उन बेटियों को जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हें रोडों पर घसीटा जाता है, उसके बाद भी भाजपा चुनाव जीत जाती है। लखीमपुर के अंदर किसानों को रौंद दिया जाता है कि 700 से ज़्यादा किसान शहादत दे देते हैं किसान आंदोलन में, उसके बाद भी भाजपा जीत जाती है। बलात्कारी को संस्कारी कह दिया जाता है, मतलब कैसे इतना की गारंटी है, इसलिए क्या भरोसा कर रहे हैं? ये मोदी की गारंटी है कि ये मोदी जी को ईवीएम की कोई गारंटी मिली हुई है, क्या है? क्योंकि अटेर के अंदर जब उपचुनाव हो रहा था 2017 में, तब चुनाव आयोग के द्वारा ये बताया गया कि उसे कैसे उपयोग करना है वीवीपैट के साथ। उसी उपयोग के अंदर वहां पर ही गड़बड़ी पाई गई थी मशीनों के अंदर, ये सार्वजनिक तौर पर सामने आया कि बटन कुछ भी दबाइए पर्ची में एक ही को वोट मिल रहा है। तो उस गड़बड़ी पर एक्शन भी लिया गया था उस समय पर 2017 में, आप निकाल कर देखिए अटेर के उपचुनाव के बारे में तो आपको समझ में आएगा। तो ये गड़बड़ी कैसे, और फिर सॉफ्टवेयर है, चिप है, तो इसका मतलब तो टेम्पर्ड प्रूफ तो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो इसमें हो ही सकती है। तो अगर कोई गड़बड़ी की आशंका लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए कोई कर रहा है तो उस आशंका का समाधान कर लीजिए ना, बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए। और हम तो ये इंडिया गठबंधन ने भी ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो ने जब भाषण दिया तो जनता ने कहा ईवीएम ईवीएम ईवीएम, उन्होंने कहा कैसे जीत गए? जनता कह रही है ईवीएम, आप नॉर्मल कैमरे बंद कर दीजिए और बैठ जाइए कहीं और जनता से पूछिए जी वहाँ चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये कैसे जीत गए? तो जनता खुद कहती है कि ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी वोट नहीं हासिल कर सकती। और खुद भाजपा के नेता कैसे आंकड़ा बता देते हैं जी 400 पार हो जाएंगे, जी 350 पार हो जाएंगे, आंकड़ा लिख देते हैं इस प्रत्याशी को इतने वोट मिलेंगे, उसको उतने वोट मिलेंगे और उतने ही वोट मिल जाते हैं। ये कैसे संभव है? कोई भविष्यवक्ता हो गए क्यों कह रहे हैं ये शंका खत्म हो जाएगी तो हमारा विश्वास बना रहेगा। तो चुनाव आयोग तो किसी भी बात को नहीं मानते। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने बड़े बड़े नेताओं ने, इतनी भाजपा के नेताओं ने गलत जुबानी की, कितने लोगों ने, टी राजा लोध जी ने कितनी गलत जुबानी से भाषण दिया था, कोई एक्शन नहीं किया। कई भाजपा के नेता कुछ भी बोल देते हैं, राम जादव की बनेगी कि किस जादव की बनेगी मैं तो बोल नहीं सकती, तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब उन पर एक्शन नहीं हो रहा तो चुनाव आयोग से देखिए हमारी उम्मीद इसलिए है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, उम्मीद बनाई है क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। अब ऐसे नहीं तो हाथ में आए, हाथ में से वो पर्चियां हम उसमें पेटी में खुद डालें और उन जो पर्चियां हम पेटी में डाल रहे हैं उसकी 100% गणना की जाए, उसके आधार पर चुनाव। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि हम तो भाजपा को वोट ही नहीं देते, हम तो इसको वोट देकर आए, हमें समझ नहीं आता। आज की डेट में आप एक 100 सर्वे करवा लो, 100 लोगों का सर्वे करवा लो कि उस ब्लॉक में लोगों ने वोट किसको दिया, तो आपको 60 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी हमने फलाने आदमी को दिया, तब भी इनको 70 वोट पड़ गए। कैसे पड़ गए? जब 60 लोग मना कर रहे हैं कि हमने वोट ही नहीं दिया तो कैसे पड़ गए? तो ये ईवीएम है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है और इस खेला को रोकने के लिए जो डॉक्टर रुचिराज जी ने पहल करी है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, तो उसके लिए ईवीएम का बैन होना बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको लिख के दे दूं कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा देश का, इसके बाद ये लोग सत्ता में अगर आ गए तो ये दोबारा चुनाव नहीं करवाएंगे। ये अपनी तानाशाही जो आज आपको दिख रही है, 150 सांसद कोई मजाक होते हैं, 150 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिए जिन लोगों ने, आप क्या सोचते हो कि वो चुनावों को कुछ बख्शेंगे? तो आज हमारे देश के अंदर अगर चुनावों को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को जिंदा रखना है, तो उसके लिए ईवीएम को बैन होना बहुत जरूरी है। और जी आप ये क्या लगा रहे हो, प्लान की बात नहीं है। अगर आज यहाँ पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग संगठन के लोग थे, जिस एक आदमी के पीछे 1000 आदमी है, जिस एक आदमी के पीछे 10,000 आदमी है, और कुछ ऐसे मजबूत लोग भी थे जिनके पीछे लाख लाख आदमी है। आपको बहुत जल्दी जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा, जगह जगह भारत बंद होगा और जगह जगह आंदोलन होंगे। और वो आंदोलन की जो चिंगारी आज डॉक्टर रुचिराज ने जगाई है, ये लोगों के हितों के लिए, रक्षा के लिए जरूरी है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। और ये जो लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सब समाज के लोगों को कहा करते थे, आपने शायद वो कहावत सुनी हो कि गू खाओ तो हाथी का खाओ वरना ना खाओ, तो यही भाजपा ने सीखा है कि आज बड़े बड़े जो राज्य हैं वो निपटा लो और एक आधा इनके लिए फेयर छोड़ दो। तेलंगाना में जो चुनाव हुए वो फेयर चुनाव हुए। अगर यही फेयर चुनाव आपको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते तो एक तरफा जीत होती, बाकी राज्यों की भी, बाकी जो नीतियां लड़ रही थी, बाकी जो राजनीतिक दल लड़ रहे थे उनकी जीत होती। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की, कोई भी जीतता, पर इनके पास तो पहले है। अरे राजस्थान में इतना बड़ा खेला हो गया, आज के टाइम में जितने सर्वे करने वाले कहते हैं हम नंबर 1, हम नंबर 1, हम नंबर 1, आज तक नंबर 1, ये फलाना नंबर 1, अरे सारे नंबर 1 के सर्वे फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? क्योंकि ईवीएम जीत गई। आज कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही, आज ईवीएम
ईवीएम चुनाव जीती है। आज की डेट में आप याद रखो कि जब तक ईवीएम जिंदा है, जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। अगर लोकतंत्र को जिंदा करना है तो ईवीएम को